अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर बाशा TGT GHPUBS मल्लूर तालुका बैडगी ज़िला हावेरी। आइए आज हम 7वीं जमात का साइंस का सबक पौधों में तग़ज़िया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का हिस्सा दुआम पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने तग़ज़िया, खुद परवर, गैर परवर, ज़ियाई तालीफ़ और क्लोरोफिल के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल किए थे। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के अलावा नबाताती ग़िज़ाई की तालीफ़, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट्स के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल करेंगे। पौधे ज़ियाई तालीफ़ फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। इसके मुताल्लिक़ से हमने पिछली क्लास में मालूमात हासिल किए थे। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन प्रोटीन एक नाइट्रोजनी शय है जिसमें नाइट्रोजन होती है। पौधे नाइट्रोजन कहाँ से हासिल करते हैं? ग़िज़ा की तैयारी में पौधे नाइट्रोजन कहाँ से हासिल करते हैं जो चर्बी और दूसरे अज्जा की तैयारी में मददगार साबित होता है। आप तस्वीर को बगौर देख सकते हैं कि मिट्टी के ज़रिए पौधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैसी नाइट्रोजन को एक काबिल इस्तेमाल शक्ल में तब्दील कर देते हैं और इसको मिट्टी में छोड़ देते हैं। हमें मालूम है कि हवा में नाइट्रोजन की मिक़दार मौजूद है, यानी कसीर मिक़दार मौजूद है, लेकिन पौधे हवा में मौजूद नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए मिट्टी में के कुछ बैक्टीरिया जो गैसी नाइट्रोजन को पौधों के इस्तेमाल के काबिल शक्ल में तब्दील कर देते हैं और इसको मिट्टी में छोड़ देते हैं। आप तस्वीर को भी देख रहे होंगे कि हमारे किसान भी मिट्टी में नाइट्रोजन की मिक़दार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पौधे पानी के साथ साथ इन हलपजीर शक्लों को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि किसान नाइट्रोजन से माला माल खाद मिट्टी में मिलाते हैं। इस तरह दूसरे अज्जा के साथ ही नाइट्रोजन की जो ज़रूरत पौधों को होती है वो भी पूरी हो जाती है। इस तरह पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा दीगर ग़िज़ाई अज्जा जैसे प्रोटीन और चर्बी की तालीफ़ कर लेते हैं। पौधों में तग़ज़िये के दूसरे तरीक़े, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कुछ पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। हमने पिछली क्लास में मालूमात हासिल की थी कि ग़िज़ा की तैयारी के लिए क्लोरोफिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। कुछ पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। वो भी इंसान और दीगर जानवरों की तरह पौधों पर मुनहसिर होते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा के लिए पौधों पर मुनहसिर होते हैं। ये अमरबेल है, इसे कस्कोटा कहा जाता है। आपने भी इसका मुशाहिदा किया होगा, तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। जिस पौधे पर ये बेल चढ़ती है इसे मेज़बान कहा जाता है। तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। जिस पौधे पर ये बेल चढ़ती है उसे मेज़बान कहा जाता है, चूँकि ये अपने मेज़बान को
बहुत कीमती अज्जा से महरूम कर देती है। कस्कोटा, कस्कोटा अपने मेज़बान को बहुत कीमती अज्जा से महरूम कर देती है, इसलिए इसको तुफेली यानी पैरासाइट कहा जाता है। क्या आपने कभी ऐसे पौधों को देखा है या उनके बारे में सुना है जो जानवरों को खाते हैं? चंद पौधे ऐसे भी हैं जो कीड़ों को फांस लेते हैं और इनको हजम कर लेते हैं। उसी की एक मिसाल है पिक्चर प्लांट, सुराहीदार पौधा। आप तस्वीर में भी उसकी शक्ल देख सकते हैं। सुराहीदार पौधा पिक्चर प्लांट सुराही के मुंह को खोल और बंद कर सकता है। सुराही के अंदर बाल होते हैं जिनका रुख नीचे की तरफ होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं सुराहीदार पौधा पिक्चर प्लांट अपना मुंह खोल सकता है और बंद भी कर सकता है। जैसे कि मैं बता रहा था, सुराही के अंदर बाल होते हैं जिनका रुख नीचे की तरफ होता है। जब कोई कीड़ा सुराही पर बैठता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़ा बालों में फंस जाता है। फिर एक कीड़ा हजम हो जाता है। हजम करने के लिए सुराही में हाजमी जूस बनते हैं। ऐसे पौधों को हशराखोर इंसेक्टिओरस पौधे कहा जाता है। आप देख सकते हैं हाजिमी जूस के अंदर कीड़ा कैसा फंस जाता है और कैसा हजम। सैप्रोट्रॉफ्स, आपने सब्जी मंडी में मशरूम के पैकेट देखे होंगे, जैसे कि तस्वीर में बताया जा रहा है। आपने रुईदार छतरीनुमा की शक्ल देख रहे हैं जो बरसात के मौसम में गली हुई लकड़ियों पर उगाती हैं। ये मशरूम है जो गले सड़े मटेरियल पर उगा हुआ है। हमें ये मालूम करना है कि जिंदा रहने के लिए इनको किस किस्म की मग़ज़ियात की ज़रूरत होती है। फफूंदी, तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। तकबीरी शीशे की मदद से फफूंदी को दिखाया जा रहा है, जिसे अंग्रेजी में फंगई कहा जाता है। इन अज़वियों को फफूंदी कहा जाता है। इनके तग़ज़िये का तरीक़ा अलग होता है। ये अज़विये मुर्दा और सड़ने वाली चीज़ों पर एक हाजिम जुस खारिज करते हैं और इसको एक महलूल में तब्दील कर देते हैं। तब ये अज़विये इस महलूल से मग़ज़ियात को हासिल करते हैं। वो तरीक़ा जिसमें अज़विये मुर्दा और तहलील पजीर यानी सड़े गले मादे से मग़ज़ियात को महलूल की शक्ल में हासिल करते हैं, सैप्रोट्रॉफिक तग़ज़िया कहलाता है। वो तरीक़ा जिसमें अज़विये मुर्दा और तहलील पजीर मादे से मग़ज़ियात को महलूल की शक्ल में हासिल करते हैं, सैप्रोट्रॉफिक तग़ज़िया कहलाता है। वो पौधे जो
سیپروٹروفک طریقے تغذیہ سے غذا حاصل کرتے ہیں انہیں سیپروٹروفس کہا جاتا ہے۔ ہم نے ان کی مثالیں دیکھیں، مشروم، پھپھوندی وغیرہ۔ پھپھوندی اچار، چمڑے، کپڑے اور ان دوسری چیزوں پر بھی اگاتی ہے جو گرم اور مرطوب موسم میں زیادہ لمبے عرصے تک یوں ہی چھوڑ دی جاتی ہے۔ آپ نے اپنے گھروں میں بھی اس کا مشاہدہ بخوبی کیا ہوگا۔ تصویروں کا مشاہدہ کیجیے۔ چمڑے پر پھپھوندی۔ پھپھوندی کے بذرے عام طور پر ہوا میں موجود ہوتے ہیں۔ جب یہ کسی گیلی یعنی کچی اور گرم چیز سے جا لگتے ہیں تو یہ پھوٹ نکلتے ہیں اور نشو و نما پانے لگتے ہیں۔ اب آپ یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو خراب ہونے سے کیسے بچائیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا پھپھوندی کن جگہوں سے پھیلتی ہے تو ہم اپنے چیزوں کو بھی خراب ہونے سے آسانی کے ساتھ بچا سکتے ہیں۔ ہمباشی تعلق، سمبیوٹک ریلیشن شپ۔ کچھ عضویے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان کا بسیرا بھی ایک جگہ ہوتا ہے اور ان کی غذا بھی، اس کو ہمباشی تعلق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ پھپھوندیاں پیڑوں کی جڑوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھپھوندیاں پیڑوں کی جڑوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ پیڑ پھپھوندی کو مغزیات مہیا کرتا ہے اور اس کے بدلے مٹی سے پانی اور مغزیات حاصل کرنے میں پھپھوندی کی مدد لیتا ہے۔ یہ رشتہ یا تعلق پیڑ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب تصویر کے اندر ان کو بغور دیکھ سکتے ہیں۔ ہمباشی تعلق ان عضویوں میں جن کو لائکن کہا جاتا ہے، ایک تو آلگا جس میں کلوروفل ہوتا ہے اور دوسرے پھپھوندی ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ پھپھوندی آلگا کو پانی اور معدنیات مہیا کرتی ہے جبکہ آلگا بدلے میں وہ غذا مہیا کرتا ہے جو ضیائی تالیف کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ آپ تصویر کے اندر بھی ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ زمین کو مغزیات سے کس طرح معمور کیا جاتا ہے؟ How nutrients are replenished in the soil. پودے معدنی مغزیات کو مٹی سے حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح مٹی میں ان معدنی مغزیات کی مقدار لگاتار کم ہوتی رہتی ہے۔ کھادوں میں پودوں کے لیے مطلوب مغزیات مثلاً نائٹروجن، پوٹاشیم اور فاسفورس وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً مٹی میں ان مغزیات کا اضافہ کر دیا جائے تاکہ مٹی ان غذائی اجزاء سے مالا مال ہو جائے۔ اگر ہم یہ پتہ لگائیں کہ پودوں کی غذائی ضرورتیں کیا ہیں تو ہم پودوں کو اگا بھی سکتے ہیں اور ان کو صحت مند بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہمارے کسان مٹی کو کھادوں سے اور معدنیات سے مالا مال کر رہے ہیں۔ عام طور پر فصلوں کو پروٹین بنانے کے لیے بڑی مقدار میں نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ فصل کٹنے کے بعد مٹی میں نائٹروجن کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ فصل اس کا استعمال کی ہوتی ہے۔ اگرچہ ہوا میں نائٹروجن گیس بہت زیادہ مقدار میں مہیا ہے لیکن
पौधे हवा में मौजूद इस नाइट्रोजन को इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। इन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत हल पजीर शक्ल में होनी चाहिए। राइजोबियम नामी बैक्टीरिया फ़ज़ाई नाइट्रोजन को हासिल करके इसको एक हल पजीर शक्ल में तब्दील कर सकता है। अब आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। लेकिन राइजोबियम अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकता, इसलिए ये बैक्टीरिया चना, मटर, मूंग की फलियों और दूसरी फलियों पर रहता है और इनको नाइट्रोजन मुहैया कराता है। अक्सर दालें फलीदार पौधों से ही हासिल होती हैं। नाइट्रोजन के बदले में पौधे इस बैक्टीरिया को ग़िज़ा और बसेरा मुहैया करते हैं। इनमें बाहमी तौर पर एक हमबाशी का रिश्ता होता है। किसानों के लिए ये रिश्ता या वाबस्तगी बहुत अहम होती है। इनको ये ज़रूरत होती है कि वो फलियां पैदा करने वाली ज़मीनों में नाइट्रोजन खाद डालें। तो हमने इस सबक में पढ़ा कि अक्सर पौधे खुद परवर ऑटोट्रोफ्स होते हैं। कुछ ही पौधे ऐसे हैं जो तग़ज़ी के लिए दूसरे तरीक़ों को इख्तियार करते हैं, जैसे तुफ़ैली होना या सेप्रोट्रॉफिक होना। ये अपनी ग़िज़ा दूसरे अज़वियों से हासिल करते हैं। तमाम जानवर गैर परवर हेटेरोट्रोफ्स के ज़मरे में आते हैं, क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे पौधों और जानवरों पर मुनहसिर होते हैं।